अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर को हम पिछले वाली जहाँ पे हम डिस्कशन हम लोगों ने ख़त्म की थी वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके लिए आज के लेक्चर में ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये देखें कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन कहाँ रोकी थी, क्योंकि आज उसी को हमने फिर थ्योरेटिकली देखना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जावा के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, इनहेरिटेंस को। हमने पहले तीनों कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक सैम्पल एग्जांपल हमने देखी थी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसी सैम्पल एग्जांपल को एक्लिप्स की जो आईडीई है, जो कि ओपन सोर्स अवेलेबल है eclipse.org पे, उसमें हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा था। हमने 3 क्लासेस बनाई थी, यानी एक सुपर क्लास थी एब्स्ट्रैक्ट, 2 उसकी सब क्लासेस बनाई थी, फिर हमने एक चौथी क्लास बनाई थी जिसके अंदर हमने इन तमाम क्लासों की हमने कॉलिंग की थी। और हमने ये देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म प्रैक्टिकली कैसे होता है, इनहेरिटेंस कैसे होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हमने फंक्शनैलिटी देखी थी, और हर क्लास की इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी यानी ओवर रिडन मेथड्स हमने देखे थे कि वो क्या होते हैं, और फिर हमने एग्जीक्यूट करके देखे थी सैंपल आउटपुट को। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि नाउ वी हैव द नॉलेज के क्लास क्या चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या चीज़ है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, ओवरराइडिंग क्या चीज़ है, और ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। वी हैव द बेसिस ऑफ दीज 6 कॉन्सेप्ट्स। अब इसके बाद ये जो रीज़न था ये जावा के अंदर इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मतलब इस टाइम के ऊपर वो ये थी कि हम लोग ये चाह रहे थे कि आप लोग प्रैक्टिकली करके देखें कि हाउ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, रादर देन कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहें, उसको उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम लोग करके देखें। अब जैसे जैसे हम वो लेक्चर्स में आगे जाएंगे, हम लोग के जो आधे लेक्चर्स होंगे वो जो हमारी कोडिंग है वो उससे सप्लीमेंट हुआ करेंगे हमारी थ्योरी से। अब मैं आपको एक रिमाइंडर दूं कि हम लोग और जावा की डिस्कशन से पहले हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक्स थी उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी, और हम लोगों ने जो सबसे पहली टेक्निक थी वो हमने डिस्कस की थी, और वो थी ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। मैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर दूं क्योंकि उसी को हमने फिर आज अपने लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल था ये बेसिकली मायर्स ने हमें दिया था, और ये सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल ये कहता था कि जितनी भी सॉफ्टवेयर की एंटिटीज हैं, मतलब जितनी हमारी क्लासेस हैं, हमारे मॉड्यूल्स हैं, हमारे फंक्शंस हैं, दे आर ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका लुबे-लुबाब ये था कि जो हमारा सॉफ्टवेयर का कोड है उसको तो हम नहीं छेड़ सकते, वी कैन नॉट चेंज द सॉफ्टवेयर कोड, लेकिन जो हमारी नई रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे डिजाइन का पार्ट बन सकती हैं। बेसिकली ये चीज थी कि हम कभी ये नहीं कहते कि आवर डिजाइन इज क्लोज्ड, डिजाइन इज नेवर क्लोज्ड, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर का जो कोड है दैट इज इन आइसोलेशन, वो आइसोलेशन में है, उसमें कोई डायरेक्ट एक्सेस या उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ये बेसिकली इसकी ओवरऑल ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल को हमने देखा था। उसके बाद अब हम आज ये देखते हैं कि ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने 2 स्टेप हमने बेसिकली करने होते हैं। वो 2 स्टेप हैं क्या? अब इन 2 स्टेप से पहले ये बहुत जरूरी था कि हम लोग इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में डिस्कस कर लें, और वही हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकली करके देखा था कि ये होते क्या हैं, इनकी इम्प्लीकेशन क्या होती है। अब ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल के लिए जो 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उसमें से जो सबसे पहला स्टेप है वो हमें ये कहता है कि जो हमारा मेन इंटरफेस है मॉड्यूल का, यानी हमारा एक सिस्टम है, हमने एक सिस्टम को डिजाइन किया है, जो उसका वो वाला मॉड्यूल है जो इंटरैक्ट कर रहा है क्लाइंट के साथ, जो इंटरैक्ट कर रहा है यूजर के साथ, वो जो मॉड्यूल है, वो जो इंटरफेस है, उसको हम लोग बना देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नाम उसका क्लास ए कर दें, बी कर दें, इट डज नॉट मैटर। तो जो हमारा मेन इंटरैक्टिंग मॉड्यूल है, जो मेन इंटरैक्टिंग हमारी एंटिटी है, उसको हम लोग कॉन्क्रीट क्लास यानी नॉर्मल क्लास के बजाय हम उस क्लास को बना देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दिस इज स्टेप नंबर 1 टू इंप्लीमेंट ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। और जो स्टेप नंबर 2 है टू इंप्लीमेंट ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल, वो ये है कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उससे हम अपनी ड्राइव क्लासेस को इमर्ज किया करेंगे। यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट आ रही है उस रिक्वायरमेंट के अंदर हमारा जो मेन इंटरैक्टिंग मॉड्यूल जो कि पहले
नॉन एब्स्ट्रैक्ट था, अब एब्स्ट्रैक्ट हो गया है, उस नॉन एब्स्ट्रैक्ट मॉड्यूल को हम नहीं छेड़ेंगे, वी वॉन्ट टच दैट, क्योंकि उसके जरिए क्लाइंट से इंटरेक्शन हो रही है, जो क्लाइंट के साथ इंटरफेस है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हमने क्लास को अपनी एब्स्ट्रैक्ट बनाया एक ही मकसद के लिए है कि जो नई चेंज आ रही है उसको हम लोग बजाय अपनी कॉन्क्रीट क्लास के अंदर एम्बेड करने के, हम उसको एम्बेड करें यूजिंग डराइव क्लासेस, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से हम अपनी सब क्लासेस को ड्राइव करें और उन ड्राइव क्लासेस को फिर हम को रिलेट करें अपनी नए आने वाली रिक्वायरमेंट के साथ। मतलब टू सम अप द डिस्कशन वो ये है कि जितनी भी चेंजिंग होगी हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू इन फ्यूचर हुआ करेगी। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की फंक्शनैलिटी है वो अब ड्यूल है। एक तो ये है कि उसने नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ इंटरेक्ट करना है, यानी जो हमारी कॉन्क्रीट क्लास है, जो हमारी मेन क्लास है, जो कि एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, एक तो उसने उसके साथ एसोसिएशन रखनी है, उसके साथ उसने इंटरफेसिंग करनी है। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ड्राइव क्लासेस हैं, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी ड्राइव क्लासेस निकल रही हैं, ड्राइव क्लासेस विल बी इनकैप्सुलेटिंग द चेंज रादर देन द कॉन्क्रीट क्लास। तो ड्राइव क्लासेस विल बी द चेंज हैंडलिंग मॉड्यूल रादर देन द आर कॉन्क्रीट क्लास, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है उसका तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, जिससे हमने लास्ट लेक्चर में हमने कोडिंग करके भी देखा था कि उसका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ सकते। उसमें हम सिर्फ वो कॉमन मेथड डिफाइन कर देंगे जो कॉन्क्रीट क्लासेस से हम मिलेंगे हमें, और हमारी ड्राइव क्लासेस उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट किया करेंगी। तो जो हमारे अब चेंज हैंडलिंग मैकेनिज्म है उसमें अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बजाय ड्राइव क्लासेस आ गई। अब यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा जो हमारी ड्राइव क्लासेस हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं है। ड्राइव क्लासेस हमारी नॉर्मल क्लासेस या कॉन्क्रीट क्लासेस हैं। दीज क्लासेस आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। हो सकती हैं, लेकिन ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल का जो सेकंड रूल है, जो रूल नंबर 2 है, वो ये कहता है कि हमारी जितनी भी सब क्लासेस होंगी दे विल बी नॉन एब्स्ट्रैक्ट, यानी वो सिर्फ एक्सटेंड हुआ करेंगी, यानी इनहेरिट हुआ करेंगी, रादर देन कि वो खुद से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएं ताकि वो फर्दर इनहेरिट हो। ठीक है, तो हमारी बेसिकली एक्सटेंशन जो है, जो इस रूल का एक्सटेंशन वाला मॉड्यूल है, वो सब क्लासेस के थ्रू हैंडल हुआ करेगा, और जो इस रूल का क्लोज वाला एस्पेक्ट है वो हमारी कॉन्क्रीट क्लास के थ्रू हैंडल हुआ करेगा, जिसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को अब हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं ताकि आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब स्क्रीन के ऊपर आपको 2 क्लासेस बनी हुई नजर आ रही हैं, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। अब जो क्लास बी है उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया, जिस तरह मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर में हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्लास के अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका डाटा एलिमेंट होता है और एक उसका बिहेवियर होता है, यानी उसके मेथड्स होते हैं कि वो क्लास कर क्या सकती है। तो हमने ये अज्यूम किया कि हमारी एक क्लास ए है, वो कोई भी क्लास है, और एक हमारी क्लास बी है। तो जो क्लास बी है उसके अंदर एक बिल्ट इन मेथड था बिहेवियर के नाम का, बिहेवियर 1 के नाम का। उसके बाद अब हमारी एडिशनल रिक्वायरमेंट ये आई कि हमने कुछ नया मेथड ऐड करना है। वी हैव टू ऐड अ न्यू मेथड इनटू द एग्जिस्टिंग क्लास, यानी हमारी एक नई रिक्वायरमेंट आई कि बिहेवियर 1 के बजाय, यानी बिहेवियर 1 के अलावा हमने बिहेवियर 2 भी है, वो भी हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, जो हम अभी इसके बाद एक एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 क्लासेस हैं, क्लास ए एक हमारी क्लास है और एक क्लास बी हमारी क्लास है। तो क्लास बी के अंदर कुछ हमने मेथड्स बनाए हुए हैं, और अभी फिलहाल हमने बिहेवियर 1 का एक मेथड बनाया हुआ है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये आई कि हमने उसके अंदर एक मेथड और ऐड करना है बिहेवियर 2 के नाम का। तो अब इस चीज को हमने कैसे हैंडल करना है, गिवन हमारा आर्किटेक्चर ये 2 क्लासेस का था, अब हमने इस चीज को कैसे हैंडल करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट और एडिशनली बताना चाह रहा हूं कि जो क्लास ए टू क्लास बी आपको एरो नजर आ रहा है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन एसोसिएशन। अब एसोसिएशन की जितनी भी डिस्कशन है वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग आज ही के लेक्चर में या अगले लेक्चर में जब हम लोग यूएमएल की क्लास डायग्राम को डिस्कस करेंगे उस वक्त हम ये और ज्यादा डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ यही समझना है
कि जो क्लास ए है वो यूज कर रही है क्लास बी को बाय क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट इन इट और बाय क्रिएटिंग इट्स रेफरेंस इन इट। अब रेफरेंस किस वक्त बनता है और ऑब्जेक्ट किस वक्त बनता है और किस क्लास के अंदर किस क्लास का ऑब्जेक्ट या रेफरेंस बनता है, ये एक सेपरेट डिस्कशन है जो मैं चाहूंगा कि हम लोग क्लास डायग्राम के वक्त ही डिटेल में डिस्कशन करें, क्योंकि उसके अंदर फिर एग्रीगेशन, एसोसिएशन और कंपोजिशन 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ जाएंगे, जिनकी अभी एट दिस पॉइंट और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें अभी जरूरत नहीं है। अभी आपने सिर्फ यही समझना है कि क्लास ए जो है वो क्लास बी की फंक्शनैलिटी को यूज कर रही है ईदर बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी इन इट और बाय क्रिएटिंग एन रेफरेंस ऑफ क्लास बी इन इट। ये दो ही तरीके होते हैं जिसके थ्रू कोई भी क्लासेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अब एज पर रूल, जो हमने अभी 2 स्टेप्स पढ़े हैं, जो हमने 2 रूल पढ़े हैं ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल के, वो हम इस आर्किटेक्चर के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारी एक क्लास के अंदर एक बिहेवियर है, लेकिन अब हमें रिक्वायरमेंट ये आई कि हमने एक और नया हमने बिहेवियर ऐड करना है। अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम ये बिहेवियर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एज पर ओपन क्लोज प्रिंसिपल आर सिस्टम या आर सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ऑलवेज ओपन फॉर एक्सटेंशन। तो अब हम इसको ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उस रूल के हिसाब से, ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल के रूल के हिसाब से व्हाट वुड बी आर इंटेंडेड न्यू आर्किटेक्चर। अब इसमें होगा क्या, जो क्लास ए है उसको तो हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि दिस इज एज पर रूल नंबर 1, जो हमारा क्लास ए थी दिस इज अनटच्ड। लेकिन जो हमारी क्लास बी है, जो हमारी क्लास बी है उसको अब हमने कॉन्क्रीट क्लास के बजाय, यानी अगर मैं आपको पिछली डायग्राम दिखाऊं उसमें आपको ए और बी दोनों कॉन्क्रीट क्लासेस नजर आ रही है। मतलब यूं कहें कि इन दोनों में से कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। लेकिन अगर हम अभी करंट डायग्राम को देखें तो इसमें जो हमारी क्लास बी है, नाउ इट हैज बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और अब आपको ये पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो हमने डिजाइन में थोड़ा सा शिफ्ट किया है कि रादर देन दोनों क्लासेस को हम लोग कॉन्क्रीट रखते, ताकि उसमें तो चेंज ही नहीं हो पाएगा। अगर चेंज करना भी होगा तो हमें फिर एक्चुअल क्लास के कोड, दोनों क्लास के कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो रादर देन हम ये करते, हमने पहला रूल अप्लाई किया, हमने दोनों में से किसी एक क्लास को, अमूमन जो ये एरो के राइट हैंड साइड वाली क्लास है, उसको हमने बना दिया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1 कि जो हमारी क्लास बी है, इट इज नो मोर अ कॉन्क्रीट क्लास, इट इज नाउ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बी है उसमें से अब हमारी 2 सब क्लासेस निकलेंगी। एक हमारी सब क्लास सी है और एक हमारी सब क्लास बी है। अब रादर देन कि हम लोग अपना बिहेवियर 1 का जो मेथड था वो पहले क्लास बी के अंदर मौजूद था, इससे पिछली वाली स्लाइड में, अब हमने बिहेवियर 1 के मेथड को निकाल दिया। अब बिहेवियर 1 वाली चीज क्लास बी जो कि अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें मौजूद नहीं है, हमने उसको अब कर दिया बिहेवियर। यानी अब देखिए हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की है, सिर्फ हमने उसका सिग्नेचर दे दिया है, जो कि हमने जब लास्ट लेक्चर में जो एरिया वाला मेथड था जिसको हमने ओवरराइड करवाया था, ये बिल्कुल वही मेथड है कि एरिया वाला मेथड अब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बता दिया। और जो क्लास बी है ये हमारी अब 2 सब क्लासेस हैं। क्लास जो हमारी बी है उसके अंदर अब हम लोग बिहेवियर 1 वाला मेथड लेके आ गए हैं, जो कि पहले क्लास बी के अंदर था। ठीक है, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी का बिहेवियर 1 वाला मेथड जो था वो अब हमारी क्लास बी में आ गया। और जो नया मेथड है बिहेवियर 2 का, जिसको अब हम एकोमोडेट करना चाह रहे हैं, जिसको अब हम लोग अपने डिजाइन का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, वो बजाय इसके कि हम लोग क्लास बी में बनाते, हमने एक नई क्लास बना ली, उसका नाम हमने रख दिया क्लास सी, और उसके अंदर हमने बिहेवियर 2 का मेथड अप्लाई कर दिया। यानी अब हुआ क्या कि हमारा जो आर्किटेक्चर है अब टोटली चेंज हो गया। अब हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैंडल कर रही है नए आने वाले चेंजेस को। यानी अगर फॉर एग्जांपल समवेयर डाउन द रोड अगर हमारे पास बिहेवियर 3 आ जाता है या बिहेवियर 4 आ जाता है, तो हम लोग बेसिकली एग्जिस्टिंग क्लासेस को नहीं छेड़े। आप नोट करें बात, यानी हमने अपनी क्लास बी को नहीं छेड़ा, हमने क्लास बी को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया और उसकी फंक्शनैलिटी को नई क्लास बी के अंदर ले गए। लेकिन जो बिहेवियर 2 था
उसको कोई हमने लिंक नहीं रखा क्लास बी के साथ, उसके लिए हमने बिल्कुल एक नई सेपरेट क्लास बना दी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव नॉट डिस्टर्ब्ड द क्लास रेक्टेंगल या द सब क्लास रेक्टेंगल। सब क्लास रेक्टेंगल जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी वो एज इट इज रही है, लेकिन क्योंकि हमने अब ट्राइंगल वाली चीज को भी अकोमोडेट करना था तो बजाय इसके हम रेक्टेंगल वाली क्लास के अंदर ही ट्राइंगल का एक और मेथड बना देते, विच इज अ टोटल वायलेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। हमने एक नई सब क्लास बनाई और उसके अंदर हमने सिर्फ ट्राइंगल की फंक्शनैलिटी को इनकैप्सुलेट किया। ये बिल्कुल वही काम हमने किया है कि रादर देन हम लोग बी वाली चीज को हम डिस्टर्ब करते, हमने एक यानी हम जो हमारा क्लोज हो चुकी है सब क्लास बी उसको हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब हमने यहाँ पे एक्सटेंशन वाला प्रिंसिपल लगाया और हमने अपनी नई क्लास बना दी सी, जिसके अंदर अब हमने बिहेवियर नंबर 2 को इनकलकेट कर दिया। इसी तरीके से अगर बिहेवियर 3 आएगा तो हम सी को नहीं छेड़ेंगे जो हमारी सब क्लास है, सब क्लास बी को नहीं छेड़ेंगे, हम एक नई सब क्लास बनाएंगे जिसको हम लोग डी का नाम दे देंगे, ई का नाम दे देंगे, और इस तरीके से आप एक्सटेंड करते जाएंगे अपने आर्किटेक्चर को रादर देन डिस्टर्बिंग द क्लोज्ड आर्किटेक्चर। यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर का कोड है वो तो एज इट इज चलता रहेगा, यानी जो हमारा क्लाइंट है वो इंटरेक्ट कर रहा है हमारी क्लास ए के साथ, उसको नहीं मालूम कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने रन टाइम के ऊपर कौन सी सब क्लास को कॉल करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमेशा इंटरेक्ट करेगा हमारी इंटरफेस क्लास यानी जो मेन क्लास है हमारी क्लास, हमारे केस में क्लास ए के साथ। उसको नहीं पता कि सब क्लासेस कितनी बन रही हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने कौन सी रिलेटेड सब क्लास को कॉल करना है और कैसे करना है। अब यहाँ पे उसने हम लोग ये बात नोट करेंगे कि जो हमारा क्लाइंट है उससे हमने हाउ वाला एस्पेक्ट हाइड कर दिया, यानी हाउ इंटरनली एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कॉलिंग एंड इट्स एसोसिएटेड सब क्लास, वो हमने उससे छुपा दिया। क्योंकि इंफॉर्मेशन हाइडिंग यहाँ पे याद रखें, दोबारा अपने दिमाग में लेके आए कि हमने क्लाइंट को उतना ही बताना है जितना उसको मालूम होना चाहिए, बाकी चीजें उसको हमने नहीं बतानी। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि एक ही तरह की चीजें जमा कर लो अपने अंदर, ठीक है, तो वी डोंट नीड टू टेल द एक्स्ट्रा थिंग टू द क्लाइंट। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें कन्वर्ज होती हुई नजर आ रही होंगी कि हमने इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी की, इनकैप्सुलेशन भी की, लेकिन हमने साथ साथ ये भी देखा कि एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। यानी जो हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं बार बार कि आर डिजाइन इज नेवर क्लोज, वो यहाँ पे आपको ट्रू होता हुआ नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिजाइन है उसमें अब हम एक्सटेंशन करी जा रहे हैं। सिर्फ हमने ये रूल रख लिया या हमने ये अपनी एक प्रैक्टिस बना ली कि ओपन एंड क्लोज और प्रिंसिपल के थ्रू कि हम लोग जो भी एक्सटेंशन करेंगे वो हमारी अब सुपर क्लास के थ्रू नहीं हुआ करेगी। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू ही हम लोग सब क्लासेस ऐड करे जाएंगे। अब इसका एक एस्पेक्ट और ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग की कोई नई बिजनेस लॉजिक आ गई है, कोई नई बिजनेस रिक्वायरमेंट आ गई है, यानी जो हमने लास्ट एग्जांपल देखी थी जावा के अंदर वो तो थी कि एरिया के हम लोग एरिया को कैलकुलेट कर रहे थे फॉर डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट और ट्राइंगल, सर्कल एंड स्टफ लाइक दिस। अगर कोई और इस तरह का मेथड आ जाता है कि गेट सर्कमफेरेंस या कोई भी और मेथड आ जाता है, तो जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इट विल एब्जॉर्ब दैट न्यू रिक्वायरमेंट एंड इट विल मेक श्योर कि जो उसकी सब क्लासेस हैं वो उस नए आने वाली रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करें। तो यानी 2 लेवल पे हमारी रिक्वायरमेंट की चेंज को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट विल मेक श्योर कि बिजनेस लॉजिक कभी फ्रीज नहीं होए, नंबर 1। नंबर 2, इट विल ऑल्सो मेक श्योर कि जो उसकी सब क्लासेस हैं या जो उसकी एक्सटेंडेड क्लासेस हैं दे विल हैव टू इंप्लीमेंट दैट मेथड। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कभी भी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी जरूरी नहीं है कि सारे मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसा मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकता है जो कि कुछ उसके अंदर बिजनेस लॉजिक एम्बेड भी हो, लेकिन वो मेथड जो सब क्लासेस में कॉमन करना है, हमने सब क्लासेस में अवेलेबल करना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। दैट इज द एसेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देगी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जरूरत ही कोई नहीं है। तो जो हमारी मेन क्लास है यानी जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर
इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है कि इट कैन हैंडल द न्यू रिक्वायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्ड मेथड, जो कि उसकी सब क्लासेस, हमारे केस में सब क्लास बी और सी ओवरराइड करेंगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल अगर मैं सम करूं तो ये देखा हमने कि जो हमारी एक मर्तबा एक्सटेंडेड क्लास है, यानी जो हमारी सब क्लास है लाइक बी हमारे केस में, वो हमने फ्रीज कर दी, उसको हमने नहीं छेड़ा, उसको हमने ये कहा कि नाउ दिस क्लास इज अ फ्रीज फॉर एक्सटेंशन। लेकिन साथ साथ हमने ये भी इंश्योर किया कि जो नई आने वाली रिक्वायरमेंट है वो अडॉप्टेबल हो एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर, यानी हम बी को कुछ नहीं कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू जो भी हमारा चेंज मैकेनिज्म है वो हम इंप्लीमेंट करवाएंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सब क्लास, जो हमने सी के साथ किया है। तो हमारी जो सी क्लास है हमारे केस में इसलिए हाईलाइट की है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आएगी तो उस केस में सी को हम नहीं छेड़ेंगे, हम फिर एक नई क्लास डी इंट्रोड्यूस करा देंगे जिसका काम वही होगा जो सी वाला होगा, और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इनहेरिटेंस को शो कर रहा होगा। अब ये ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल के दो स्टेप्स हैं जो हमने देखे हैं। अब हम ये इन्हीं दो स्टेप्स को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अब एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एग्जांपल में हमने दो चीजें देखनी है, दो चीजें हमने डिस्कस करनी है। पहले हम एग्जांपल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। एग्जांपल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि वी हैव टू इंप्लीमेंट द बैंकिंग सिस्टम such that there will be an interface for the customer and the bank will be handling different type of accounts like saving, current, etc. And each type of account is having its own business logic and implementation policy. Bank foresee the emergence of new type of accounts. We have to design the system which will take into consideration the current scenario and the foreseeable changes in the future. अब ये हमारी एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ये हमारी एक सिनेरियो है जो हमारे क्लाइंट ने हमें दी है। अब इस सिनेरियो के अंदर हम लोग दो एस्पेक्ट से चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एस्पेक्ट तो हम ये देखेंगे कि हमने पहले अपने सिस्टम को डिजाइन करना है, लेकिन क्योंकि हमने अभी ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल को देखा है, उसको हमने डिस्कस किया है, तो हम ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल के थ्रू, यानी उसको दिमाग में रखते हुए हम अपने स्टेप नंबर 1 में अपने आर्किटेक्चर को डिजाइन करेंगे कि ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल की वायलेशन ना हो। दिस इज विल बी आवर एक्टिविटी नंबर 1 फॉर टुडे। और जो एक्टिविटी नंबर 2 है वो मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा, क्योंकि ये जो एक्टिविटी नंबर 2 है इसको हमने लास्ट लेक्चर में मिलती जुलती इससे चीज हमने डिस्कस की है। दिस विल बी योर प्रैक्टिस थिंग कि आप लास्ट लेक्चर को इस एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली करके देखें। जो एक्टिविटी नंबर 2 है वो ये एक्टिविटी है कि आपने जो भी डिजाइन बनेगा हमारा, हम अभी देखते हैं क्या डिजाइन बनेगा, जो भी हमारा फाइनल डिजाइन होगा उसको आपने एक तो जावा में इंप्लीमेंट करना है, यानी इसकी जितनी भी क्लासेस बनेंगी या जो भी आर्किटेक्चर बनेगा उसको आपने जावा में इंप्लीमेंट करना है। दिस इज स्टेप नंबर 2। उसके बाद जो नई चीज आपने करनी है जो कि पिछली लास्ट लेक्चर की एग्जाम्पल में नहीं थी, अब ये नहीं हो सकता कि लास्ट लेक्चर की सारी चीज आपको मैं यहां पे करने को दे दूं तो आप कहेंगे कि नई चीज करने को क्या दी है। तो इन एडिशन टू द लास्ट लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर आप एक तो इंप्लीमेंट करेंगे सिस्टम के डिजाइन को जो हम अब इस एग्जांपल का फाइनल करेंगे। इन एडिशन टू दैट आप लोग एक नया इंटरफेस बनाएंगे या कोई एक ऐसा मेन्यू बनाएंगे, क्लिकेबल बटन का हो जाए, एंट्री का हो जाए, यानी 1 प्रेस करें तो ये हो जाए, 2 प्रेस करें तो अकाउंट क्लोज हो जाए या ट्रांजैक्शंस ऐड हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपने एक इंटरफेस बनाना है विच विल बी शोइंग या विच विल लीड टू दिस आर्किटेक्चर। मतलब इसका ये है कि जो भी हमारा अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है उसका जो वर्क फ्लो बनता है, यानी उसकी जो बिजनेस लॉजिक है, उसको आपने क्लाइंट की इनपुट के जरिए ड्रिवन करवाना है। यानी क्लाइंट ड्रिवन आर्किटेक्चर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा इन जावा। आप लोगों ने इन एडिशन टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिजाइन आप लोगों ने मेन्यू बनाना है यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब आप लोग कमांड बटन बनाएं, रेडियो बटन बनाएं, क्लिकेबल बटन बनाएं और टेक्स्ट एरिया बनाएं जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आप लोग क्लाइंट को दें। मतलब यू हैव टू डिजाइन एन इंटरफेस फॉर द क्लाइंट कि क्लाइंट अकाउंट ओपन कर सकता है,
क्लाइंट अकाउंट को क्लोज कर सकता है, जो क्लाइंट है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है, जो क्लाइंट है वो पैसे विड्रॉ कर सकता है, और इस तरह की रिलेटेड चीजें। क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम अब आगे वाले लेक्चर में जाएंगे तो हम इस आर्किटेक्चर को हम फिर लिंक किया करेंगे अपने डेटाबेस के साथ, क्योंकि अभी हमने कोई डेटाबेस नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ डिजाइन देखा है। हमने ये देखा है कि डिजाइन को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, हमारे केस में जावा, उसमें इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, फिर हम इसको इसी तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग फर्दर रिफाइन करते जाएंगे, और फिर हम डेटाबेस की इंट्रोडक्शन अपने सिस्टम आर्किटेक्चर में करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डाटा जो है उसमें स्टोर जो होना है वो होना है डेटाबेस के अंदर। लेकिन क्योंकि हमने अभी डेटाबेस की इंट्रोडक्शन नहीं कराई है जावा के अंदर, तो वो मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अभी सिर्फ आप लोग मेन्यू बनाएंगे और आप कोई भी परसिस्टेंस ऑब्जेक्ट यूज करते हुए, लाइक एरेज को यूज कर लें, कलेक्शंस को यूज कर लें, या कोई भी और परसिस्टेंस की चीज को यूज करें और अपनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें। मेन्यू ऐसा बनाएं इसमें 5-6 आपकी इनपुट फील्ड्स आ रही हो, और मेन्यू से फिर आपका जो आर्किटेक्चर है वो रिलेटेड सब क्लास को कॉल करे और फिर उसकी जो बिजनेस लॉजिक है उसको इंप्लीमेंट करे। तो ये आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड। इसमें तकरीबन 60 to 70% चीजें हम लोगों ने पहले की हुई हैं। जो 30% वाली चीज है वो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा खुद एक्सप्लोर करें। सिंस यू आर मास्टर लेवल स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए मसला नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द सिनेरियो, अगर मैं इस सिनेरियो को एनालिसिस करूं वो ये होगा सिंपल सा कि हमने बेसिकली करंटली 2 अकाउंट्स हैंडल करने हैं, जो कि हमारे करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, और जो हमने आने वाले अकाउंट हैं उनको हमने इस तरीके से डिजाइन करना है, यानी अपने आर्किटेक्चर को इस तरीके से डिजाइन करना है कि आने वाले अकाउंट्स भी इसमें अकोमोडेट हो सके, लेकिन एग्जिस्टिंग अकाउंट की जो बिजनेस लॉजिक है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर होगा उसी के अंदर हमने कुछ ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल वाली चीज को अप्लाई करके देखना है। जिस तरह अब अगेन आई वुड लाइक टू रीआइटरेट हियर कि जो मैं सोल्यूशन आपको भी दूंगा इट इज द पॉसिबल सोल्यूशन, ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। मतलब हो सकते आपको ये रिक्वायरमेंट देख के आपके दिमाग में इससे बेहतर सोल्यूशन आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग जो मैं सोल्यूशन दूं उसको आप लोग याद करके बैठे हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह की चीज नहीं आनी। कोई आपको ये सिनेरियो नहीं आना कि मैं यही सिनेरियो उठा के दूंगा और आप लोग एग्जाम वाले दिन कहेंगे सर ने तो हमें बैंक वाला सिनेरियो कराया था, तो बैंक वाला सिनेरियो क्यों सर ने एग्जाम में नहीं दिया। इस तरह की चीज कोई नहीं होगी, कोई आउट ऑफ द ब्लू सिनेरियो होगा, लेकिन चीजें यही करने को होंगी। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द डिजाइन रादर देन कि हम ये देखें कि बैंकिंग रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन ये होगा। इस तरह की चीज प्रैक्टिकल लाइफ में या इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती। आप लोगों ने एनालिटिकल स्किल और डिजाइनिंग स्किल आपकी हमने पॉलिश करवानी है, ना कि आपकी रट्टा लगाने की स्किल हम लोगों ने पॉलिश करवानी है। तो अ पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन रिक्वायरमेंट कैन बी दिस थिंग। अब यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने एक क्लाइंट का इंटरफेस बनाया है या एक क्लाइंट की क्लास बनाई है, उसके साथ मैंने फिर एक बेस क्लास बनाई है अकाउंट की, यानी जो अकाउंट है इट विल बी होल्डिंग द बेसिक फंक्शनैलिटी, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, अकाउंट ओपन कैसे होना है, और इस तरह की जो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है वो मैंने अकाउंट की एक मेजर क्लास बना दी। अब नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड कि दिस क्लास इज अ कॉन्क्रीट क्लास। जो अकाउंट वाली क्लास है इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग द क्लोज्ड एस्पेक्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। अब जो अकाउंट टाइप वाली क्लास है उसमें आपको 2 मेथड नजर आ रहे होंगे। जो पहला मेथड है वो है डिपॉजिट का, ये आप याद रखें। जो अकाउंट क्लास है उसमें भी ये डिपॉजिट और विड्रॉल वाले मेथड मौजूद हैं। और जो हमारी 2 सब क्लासेस हैं, मतलब एक हमारा सेविंग अकाउंट है और दूसरा जो हमारा करंट अकाउंट है वो हमारी सब क्लासेस हैं। अब येलो जो हाईलाइटेड एरिया है ये आपको शो कर रहा है ओपन एस्पेक्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि जो अकाउंट और टाइप वाली क्लास है दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये जितनी भी हमारे अकाउंट की टाइप्स हैं, सेविंग है, करंट है, या मुदारबा अकाउंट है, या कोई भी और अकाउंट है, पीएलएस अकाउंट है, वो ये अकाउंट टाइप हैंडल करेगी बाय द इंट्रोडक्शन या बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू सब क्लासेस। यानी एग्जिस्टिंग तो 2 सब क्लासेस हैं,
लेकिन जो नए आने वाली अकाउंट टाइप होगी या जो जिस तरह हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट थी कि नए आने वाली जो अकाउंट फोर्सी कर रही है कंपनी, उसको भी सिस्टम हैंडल करे, तो नए आने वाले अकाउंट टाइप को भी ये हमारा सिस्टम हैंडल करेगा, क्योंकि जो भी नया अकाउंट आएगा वो इस आर्किटेक्चर में एक्सटेंड होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ सब क्लास, यानी अकाउंट टाइप से और एक और सब क्लास निकल आएगी। फॉर एग्जांपल कल को हो सकता है वो कहें जी कि जो पीएलएस अकाउंट है वो हमारा बैंक हैंडल कर रहा है, या कल को हो सकता है वो कहें कि जी कि ऑनलाइन बैंकिंग भी हमने शुरू कर दी है, तो पेपाल के जरिए हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग हैंडल करना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि जो हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंट टाइप्स हैं, करंट और सेविंग, दे विल बी रिमेन अनटच, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग आ रही है फॉर एग्जांपल, या कोई और तरह की बैंकिंग आ रही है, कोई और अकाउंट की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कस्टमर को, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करते जाएंगे इस इन द फॉर्म ऑफ द सब क्लासेस। तो जो क्लाइंट वाली लेयर है, मतलब जो अकाउंट वाली क्लास है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है क्लाइंट के साथ, दैट लेयर विल रिमेन अनचेंज। जो अकाउंट और टाइप वाली क्लास है दैट विल रिमेन अनचेंज। लेकिन जो सबसे आखिरी लेयर है, आखिरी लेयर से मेरी मुराद है कि लास्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट जो हमारी सब क्लासेस हैं, दे विल कीप ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। अब हो सकता है कि अभी तो हमने सिर्फ दो मेथड डाले हैं, विड्रॉल का और डिपॉजिट का। उसमें हमने कहा जी कि विड्रॉल के मेथड में अमाउंट विड्रॉ होगी और डिपॉजिट में जो करंट अमाउंट होगी बैलेंस की उसमें ऐड कर दिया करेंगे जो भी अमाउंट है। हो सकता है कि कल को हमारे जो पेपाल फॉर एग्जांपल हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग पे जाते हैं तो पेपाल वाले कहते हैं कि हम लोग कमीशन भी डिडक्ट करते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉल हो, हम डिपॉजिट पे इतने % हमारी कमीशन होगी और विड्रॉल पे एक्स अमाउंट हमारी कमीशन होगी। तो ये एक और बिजनेस लॉजिक है, एक और बिजनेस रूल है जो हो सकता है कि कंपनी इंट्रोड्यूस कराए विद द न्यू रिक्वायरमेंट्स। तो अब ये जो है बिजनेस रूल है, ये अब हम अपनी सब क्लास में इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, ये हम अपनी जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हमारे केस में अकाउंट और टाइप वाली क्लास है, उसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे और ऑटोमेटिकली सारी की सारी सब क्लासेस, यानी जो भी सब क्लास उसको इंप्लीमेंट करना चाह रही है वो अपने तरीके की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो ओपननेस वाली चीज है जो आपको येलो में नजर आ रही है, ये सिर्फ सुपर क्लास में नहीं है। सुपर क्लास में तो ये मौजूद है ही है और सब क्लास में भी ये मौजूद है ही है, लेकिन जो सुपर क्लास के फॉर एग्जांपल जो मैंने बात की कि कमीशन डिडक्ट होगी आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर, हो सकता है वो सेविंग और जो हमारा करंट अकाउंट है वो उस फंक्शनैलिटी को यूज ना करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन मौजूद है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, जो सी सब क्लास उसको यूज करना चाह रही है, यानी एक फैसिलिटी है, जो सी भी सब क्लास उसको यूज करना चाह रही है इट कैन यूज इट। और अगर कोई सब क्लास उसको यूज नहीं करना चाह रही, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि उसने सारे के सारे मेथड इंप्लीमेंट करने हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। अब यहां पे आपको मैं दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूंगा, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड विद द इंटरफेस क्लास इन जावा। अब जावा स्पेसिफिक मैं थोड़ी बात करने लगा हूं कि जावा के अंदर अगर मैंने इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंटरफेस क्लास बनाया होता तो फिर मेरी बाइंडिंग थी सब क्लासेस के ऊपर कि उन्होंने, यानी सब क्लास ने सारे के सारे मेथड इंप्लीमेंट करने हैं जो कि इंटरफेस क्लास में डिफाइन किए हुए हैं। तो जो बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इट इज बेसिकली अ बिट लीनियर वे या बिट लाइटर वे ऑफ एन इंटरफेस क्लास। ये थोड़ा सा लाइट वेट वर्जन है इंटरफेस क्लास का। ये बिल्कुल बाइंड नहीं करता अपनी सब क्लासेस को कि सारे के सारे मेथड इंप्लीमेंट करो। अगर 4 मेथड हैं फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, हो सकता है कि क्लास ए ने हो सकता है हमारे केस में जो हमारा सेविंग अकाउंट है वो सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉल वाले मेथड को ही इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कोई एक और नया अकाउंट है लाइक गिरो अकाउंट है या कोई और अकाउंट ऑनलाइन कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है या ऑनलाइन अकाउंट है, वो हो सकता है कि डिपॉजिट और विड्रॉल के अलावा भी कोई और कमीशन या कोई और उसके ऊपर मार्कअप वाली चीज वो भी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। तो कोई बाइंडिंग नहीं है कि हर सब क्लास ने सारे के सारे मेथड इंप्लीमेंट करने हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। तो ये थोड़ा सा लूजर वर्जन है ऑफ द इंटरफेस क्लास। तो ये हमारा एक पॉसिबल सोल्यूशन है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको अपनी रिक्वायरमेंट का स्टेप नंबर 2 बताया था कि यू हैव टू प्रोवाइड द इंटरफेस फॉर द क्लाइंट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। उसका मतलब ये था कि जो क्लाइंट वाली लेयर है जो आपको सबसे लेफ्ट टॉप पर नजर आ रही है जिसमें क्लाइंट लिखा हुआ है, वही बेसिकली एक क्लास ही है
और ये जो क्लास है ये अकाउंट वाली क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है ओपनिंग अकाउंट की या बैलेंस की, विड्रॉल की, डिपॉजिट की, वो सिर्फ हम लोग कमांड लाइन पे मत करें, यानी कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई हम लोग एक GUI डिजाइन करें, बिहाइंड द सीन्स डिजाइन यही रहेगा। इस डिजाइन की एक ऊपर वाली लेयर के ऊपर एक GUI की लेयर आ जाएगी जो ये काम कर रही होगी, जो मैसेज पासिंग कर रही होगी बिटवीन द क्लाइंट क्लास एंड द GUI क्लास। यानी आपने हो सकता है एक क्लास और बनानी हो जिसमें आप कुछ बटन डिफाइन करेंगे, कुछ लॉगिन आप डिफाइन कर देंगे कि अगर यूजर लॉगिन हुआ है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तो वो नया अकाउंट ओपन कर सकता है, यूजर अगर लॉगिन हुआ है एज अ क्लाइंट तो वो सिर्फ अपना अकाउंट बैलेंस देख सकता है, या अगर यूजर लॉगिन हुआ है फॉर एग्जांपल कि उसने अगर कोई डाटा उसने कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ सिक्योरिटी सेटिंग करनी है, तो आपने बेसिकली क्लाइंट का या आपने एक लॉगिन की GUI बनानी है जो अंडरलाइंग फैसिलिटीज को GUI बेस कर देगी। GUI की बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट को वो हैंडल करेगी रादर देन कि हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बेस देखें। तो ये एक एडिशनल काम है जो कि आप लोगों ने विच आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त करेंगे। अब ये हमारी यहाँ पे डिस्कशन खत्म होती है ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल के ऊपर। यानी हमने अब एक जस्ट अ रिकैप, हमने एग्जांपल भी देख ली ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल की, हमने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ये क्या होती है वो भी करके देख ली, जावा के अंदर इंप्लीमेंटेशन भी करके देखी, ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल की हमने एक एग्जांपल भी स्टडी कर ली है। तो हम इन माय ओपिनियन दिस इज मोर देन एनफ फॉर द ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। अब नाउ ऑनवर्ड हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपने UML वाली चीज को। मतलब आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों ने UML वाली चीज अपने प्रीवियस कोर्सेज में की हुई है, लेकिन सिंस इस कोर्स के अंदर आप थोड़ी सी ज्यादा डिटेल लेवल के ऊपर UML की नॉलेज रिक्वायर्ड है फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्पसेस, तो आई वाज थिंकिंग कि हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लें जो मेजर रिक्वायरमेंट्स मुझे चाहिए हैं आने वाले लेक्चर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ UML बेसिस। कि UML में आपको कौन सी डायग्राम का पता होना चाहिए, UML के अंदर जो हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और UML के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स को हम लोग किन कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड सो ऑन। तो जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ UML, यानी आज के लेक्चर में और अगले 2-3 लेक्चर में हम लोग मेजर जो डायग्राम्स हैं जो मुझे चाहिए हैं आने वाले लेक्चर्स के लिए, उनको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए और कुछ थ्योरेटिकल चीजों के जरिए हम लोग वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम लोग सारी की सारी UML नहीं करने लगे, क्योंकि अगर हम लोग सारी की सारी UML करेंगे तो बाकी लेक्चर सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इट इज अ वेरी डिटेल लैंग्वेज। अगर हम सही तरीके से एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सॉफ्टवेयर डिजाइन की जो चीजें हैं, सिलेबस है, वो साइड लाइन पे हो जाएगा। तो सिर्फ ये रिव्यू उसको मैं बोलूंगा, एग्जाम का पार्ट आपका होगा, ये उतनी चीज एग्जाम का पार्ट आपकी होगी जितनी हम डिस्कस करेंगे। यानी अगर UML की 14 डायग्राम्स हैं तो अगर हमने 6 या 7 डिस्कस की हैं तो वो 6 या 7 के पैरामीटर में ही हम लोग एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी अगर जो डायग्राम हम डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी। इससे यू डोंट नीड टू वरी कि डायग्राम 13 है, रिव्यू का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि 2 डिस्कस करने के बाद ये कहेंगे कि बाकी 10 खुद करें। नहीं, ऐसी चीज नहीं है। हम वही एग्जाम में आपसे पूछेंगे जो हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया करेंगे। अब इन एडिशन टू दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड के UML के लिए जब हम इसकी 1-2 डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे, आज हम इस के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो UML जो है बेसिकली उसके लिए हम फिर अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर भी हम देखेंगे कि इसको बनाने के लिए, इसको मॉडल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। जो हमारा रिनोन सॉफ्टवेयर है UML की मॉडलिंग के लिए वो है विजुअल सॉफ्टवेयर, जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। और जो विजुअल सॉफ्टवेयर है वो ना सिर्फ UML की डायग्राम्स की सपोर्ट देता है, इसके अलावा और भी जितनी डायग्राम्स हमें चाहिए होती हैं सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए, उनकी सपोर्ट भी मौजूद है। नाउ जस्ट अ रीकैप कि UML क्या चीज है। UML इज बेसिकली अ स्टैंडर्डाइज्ड जनरल पर्पस लैंग्वेज, मॉडलिंग लैंग्वेज है, जिसका काम ये है कि वो कुछ हमें डॉक्यूमेंटेड तरीके से सीरीज ऑफ डायग्राम्स प्रोवाइड कर देता है। यानी ये एक डॉक्यूमेंट तरीके से हमें
हर डायग्राम की आर्टिफैक्ट, हर डायग्राम की डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड करता है इन अ रिलेटेड वे। मतलब अगर मैंने एक डायग्राम ए बनाई है और उसी की बेस के ऊपर मैंने डायग्राम बी बनाई है, तो इट विल प्रोवाइड मी, यानी जो यूएमएल है वो मुझे एक ऐसा तरीका प्रोवाइड कर देगा कि मैं डायग्राम बी को जो मैंने बाद में बनाई है उसको मैं क्रॉस रेफरेंस कर सकूं विद दैट एक्टिविटी ऑफ डायग्राम नंबर ए। तो मैं बेसिकली दोनों डायग्राम्स को आपस में कोरिलेट कर सकता हूं, यानी डिसजॉइंट नहीं है ये दो डायग्राम्स। जितनी भी एक्टिविटीज या जितनी भी डायग्राम्स यूएमएल हमें प्रोवाइड करता है वो दे आर हैविंग सर्टेन टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी डिपेंडेंसी फैक्टर बिटवीन द डायग्राम्स बहुत ज्यादा है। अब ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये पहली लैंग्वेज है जो कि हमें कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की डिफरेंट डायग्राम्स हमें प्रोवाइड करता है अंडर वन अम्ब्रेला। यानी हमने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की इंप्लीमेंटेशन करनी है तो उसके लिए ये जो यूएमएल लैंग्वेज है ये हमें स्टेप ए से स्टेप जी तक जितनी भी डायग्राम्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जितने भी स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड हैं और जिस भी लेवल की डायग्राम्स हमें रिक्वायर्ड हैं उन सब की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है इन अ वेरी डॉक्यूमेंटेड वे। यहां मैं डॉक्यूमेंटेड वर्ड के ऊपर बार बार स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं कि अक्सर डायग्राम में ये होता है कि आपने दो डायग्राम बना ली होती हैं, यानी आपने फॉर एग्जांपल अगर आर्किटेक्चर डायग्राम बनाई है और उसकी बेस के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने लेवल 2 की डायग्राम बनाई है, तो इसमें कोई सिनर्जी नहीं होती, यानी आप मैप नहीं कर पाते हैं कि डायग्राम जो ए है वो डायग्राम बी के किस पॉइंट के अगेंस्ट मैंने बनाई थी, यानी कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी थी जिसकी बेस पे मैंने डिजाइन बनाया था। यानी फीचर टू फीचर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हमको डिजाइन बनाते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन का एस्पेक्ट है ये यूएमएल प्रोवाइड करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की फॉर्म में हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं। अब जो जिन चीज को या जिन एरियाज को, जिन एलिमेंट्स को यूएमएल फोकस करता है वो यूजुअली एक्टिविटीज होती हैं, एक्टर्स होते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, डेटाबेस स्कीमास होती हैं, लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। यानी ये वो चीजें हैं जो यूएमएल की बेसिस बनाती हैं। अब जो यूएमएल है इट विल बेसिकली, जब हम यूएमएल के डिफरेंट डायग्राम्स देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये बेसिकली एक एवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट बनाता जा रहा है आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। यानी हम हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से स्टार्ट होंगे एंड वी विल गो टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि जब मैं यूएमएल की बात कर रहा हूं मैं एक्चुअल कोडिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली मैं कोडिंग को रेफर जरूर कर रहा हूं। इससे मेरी मुराद ये है कि हम लोग अपनी जितनी भी यूएमएल की डिस्कशन होगी उनको हम लोग कैटेगराइज कर देंगे। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि डिफरेंट जो डायग्राम्स हैं उनको कैटेगराइज कैसे किया हुआ है। उसकी कैटेगराइजेशन से पहले आई वुड लाइक टू शो यू अ डायग्राम विच विल गिव यू द होलिस्टिक ओवरव्यू कि यूएमएल बेसिकली है क्या और उसमें कितनी डायग्राम्स इन्वॉल्व हैं। जिस तरह आप लोग इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि मेजर दो तरह की डायग्राम्स यूएमएल फोकस करता है या यूएमएल के अंदर अवेलेबल हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल डायग्राम्स है जो आपके सिस्टम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अंदर हमारी क्लास डायग्राम आती है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारी कंपोनेंट डायग्राम आती है, ऑब्जेक्ट डायग्राम आती है, पैकेज डायग्राम आती है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम आती है, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम आती है और प्रोफाइल डायग्राम आती है। अब ये हमारी जितनी भी चीजें हैं ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो हमने अपने इस रिव्यू ऑफ यूएमएल में डिस्कस करना है वो हम लोग क्लास डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे, डिप्लॉयमेंट डायग्राम को डिस्कस करेंगे और कंपोनेंट डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो डायग्राम्स हैं वो मुझे इस कोर्स के लिए एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। अब जो राइट हैंड साइड के ऊपर हमारी दूसरी बाइफर्केशन है वो है बिहेवियर डायग्राम। बिहेवियर डायग्राम के अंदर हमारी एक्टिविटी डायग्राम आएगी, यूज केस डायग्राम आएगी, इंटरैक्शन डायग्राम आएगी, स्टेट मशीन डायग्राम आएगी और फिर सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम और इंटरैक्शन डायग्राम, ओवरव्यू एंड टाइमिंग डायग्राम। इन सारी की सारी डायग्राम में से
जो हमें इस रिव्यू के अंदर चाहिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज केस से, देन वी विल बी डिस्कसिंग एक्टिविटी डायग्राम, फिर हम लोग यानी बिहेवियर में से एक्टिविटी हम डायग्राम देखेंगे, फिर हम सीक्वेंस डायग्राम देखेंगे, एंड देन वी विल हैविंग अ लुक एट द स्टेट मशीन डायग्राम। यानी अगर ये 14 डायग्राम्स ओवरऑल हैं तो हम 5 से 6 डायग्राम्स को ओवरव्यू करेंगे इन अ डिटेल मैनर। इन अ डिटेल मैनर से मुराद ये है कि जो इस रिव्यू के इमीडिएटली बाद कॉन्सेप्ट्स आने हैं वो इन 5-6 डायग्राम्स की बेसिस पे ही आएंगे। तो आई वांट कि हम लोग इनको जितनी ज्यादा पॉसिबल डिटेल हो सकती है वो हम लोग कवर करें रिव्यू के अंदर भी, कोई माइन्यूट सा पॉइंट भी हम लोग मिस आउट ना करें। अब उसके बाद जब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी कैटेगराइजेशन है यूएमएल डायग्राम्स की वो बेसिकली 3 लेवल पे हुई हुई है। यानी यूएमएल डायग्राम्स को जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखी है, बाइफर्केशन तो इसकी बेसिकली 2 लेवल की है, यानी एक स्ट्रक्चरल है और एक इसकी बिहेवियर वाली है। लेकिन अब जो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यानी उन्हीं डायग्राम्स को हमने कुछ टाइम सीरीज के हिसाब से हमने बाइफर्केट किया हुआ है। यानी 3 बाइफर्केशन टाइम सीरीज के हिसाब से आपको मिलेंगी। जो पहली हमारी टाइम सीरीज की बाइफर्केशन है वो स्टैटिक एस्पेक्ट को देखती है, दूसरी देखती है डायनामिक एस्पेक्ट को, और तीसरी देखेगी इंप्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट को। यानी हम ये देखेंगे कि जितनी भी हमारी 14 डायग्राम्स हैं वो हमारे सिस्टम के, यानी उनमें से कौन सी वो डायग्राम्स हैं जो हमारे सिस्टम के स्टैटिक एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, फिर कौन सी ऐसी डायग्राम्स हैं जो हमारे सिस्टम के डायनामिक एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और फिर वो कौन सी डायग्राम है जो हमारी इंप्लीमेंटेशन लेवल की चीजों को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। मतलब मैंने आपको अभी कहा था कि हम लोग डायरेक्टली प्रोग्रामिंग की बात नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हम रेफर करेंगे प्रोग्रामिंग को। तो जो हमारी तीसरी कैटेगरी होगी जो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं, वो रेफर करेगी कि इंप्लीमेंटेशन करते वक्त हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वो है स्टैटिक एस्पेक्ट की। स्टैटिक एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि एज इट इज, कि जो हमारे सिस्टम की अभी करंट सिनेरियो है, जो हमारे सिस्टम का करंट स्टेटस है, जो भी रिक्वायरमेंट हमें हमारे क्लाइंट ने दी है उसकी बेस पे जो हमने डिजाइन बनाया है वो क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं एज इज मॉडल। 2 मॉडल बेसिकली होते हैं, एक होता है एज इज मॉडल, एक होता है टू बी मॉडल। एज इज मॉडल ये होता है कि इट विल इनकैप्सुलेट द करंट सिनेरियो, द करंट होलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आई थी उसके बेसिस पे जो हमारा इनिशियल डायग्राम बनी है, जो इनिशियल स्टैटिक एस्पेक्ट बना है, ये उन चीजों को फोकस करेगा। अब स्टैटिक एस्पेक्ट के अंदर 2 मेजर डायग्राम्स फॉलो करती हैं और जिनसे हमारी डिस्कशन यूएमएल की स्टार्ट भी होनी है। पहली है यूज केस डायग्राम, दूसरी है हमारी क्लास डायग्राम। अब ये जो 2 डायग्राम्स हैं दे विल फॉर्म द बेसिस फॉर द रिमेनिंग सिस्टम। यानी अगर हमारी यूज केस डायग्राम और क्लास डायग्राम में कुछ गड़बड़ हो गई देन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि बाकी हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर सही तरीके से हो सके। तो द स्टैटिक एस्पेक्ट इज वेरी क्रिटिकल इन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारी डायनामिक एस्पेक्ट की है। डायनामिक एस्पेक्ट से मुराद ये होती है कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं, हाउ दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कितनी है, एक दूसरे को किस तरह वो इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में वो रेफर कर रहे हैं। इनमें जो डायग्राम्स आएंगी वो ऑब्जेक्ट डायग्राम्स, स्टेट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम्स। इनमें से हम सारी डायग्राम्स नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था हम लोग एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम हम लोग करेंगे, क्योंकि वो डायनामिक एस्पेक्ट को, करंट सिस्टम के डायनामिक एस्पेक्ट को हैंडल करेगा। डायनामिक एस्पेक्ट से आई रिपीट मुराद ये है कि चेंज कैसे हो रहा है, इंटरेक्शन कैसे हो रही है, कम्युनिकेशन कैसे हो रही है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कैसे कॉल कर रहा है, किस बेसिस पे कॉल कर रहा है, और टाइम सीरीज में उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। और जो हमारा आखिरी जो कैटेगरी है, जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि जी
डिस्कशन हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन की कर रहे हैं, तो हमारी कैटेगरी इंप्लीमेंटेशन की कैसे आ गई? इंप्लीमेंटेशन से मुराद ये है, यानी इसमें अब दो डायग्राम्स हमारी कवर होती हैं। सबसे पहली है कंपोनेंट डायग्राम और दूसरी है डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ये दो डायग्राम कोडिंग को डिस्कस नहीं करती, ये दो डायग्राम डिस्कस करेंगी उन पैरामीटर्स को जो आपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते वक्त दिमाग में रखने हैं। मतलब आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन बना लिया, आपने उसकी बेसिस पे सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी कर ली। अब जब आपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर ली है, तो जब आपने अपना सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट को देना है, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली अपने लिए नहीं बनाया, वो आपने अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाया है, तो जब आप अपना सॉफ्टवेयर किसी क्लाइंट को देंगे, तो किन एसओपीस का आपने ख्याल रखना है, किन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का आपने ख्याल रखना है, वो ये दो डायग्राम्स आपको डिटेल लेवल के ऊपर बताती हैं इन द फॉर्म ऑफ द अपेंडिक्स, या इन द फॉर्म ऑफ के क्या क्या चीज मौजूद होनी चाहिए आपके डिप्लॉयमेंट के बंडल के अंदर। यानी जब हम अपना सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट को देने जाएं, तो ये आपको एक चेकलिस्ट सॉर्ट ऑफ चीज प्रोवाइड करेगी कि ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि आपकी क्लाइंट साइड की डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट क्या है, क्लाइंट साइड की रिक्वायरमेंट क्या है, और क्लाइंट साइड के ऊपर क्या चीज मौजूद है, और सबसे क्रिटिकली क्लाइंट साइड पे क्या मौजूद नहीं है। अक्सर दफा ये होता है, यानी बहुत दफा ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने .NET और शेयर पॉइंट में फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बना लिया, फॉर एग्जांपल जब हम इसको डिप्लॉय करने गए क्लाइंट साइड के ऊपर, वहां पे उनके पास .NET और शेयर पॉइंट की कोई सपोर्ट ही मौजूद नहीं है, यानी उनके पास कोई एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट हुई, एंड दे वर एज्यूमिंग, यानी क्लाइंट इज एज्यूमिंग कि जी जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट वाले लोग हैं वो आकर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट वाली टीम है वो ये एज्यूम कर रही है कि ये काम तो जी हमारे क्लाइंट ने हमें करके देना, हमने सिर्फ जाकर सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है। तो ये बेसिकली अक्सर कम्युनिकेशन गैप होता है बिटवीन द डिप्लॉयमेंट टीम एंड द क्लाइंट। तो वी हैव इस तरह की जो डायग्राम्स होती हैं वो इस तरह के गैप को हैंडल करने में मदद करती हैं, और इस तरह के गैप्स को वो मिटिगेट करते हैं कि ये ना हो। क्योंकि अगर ये गैप एग्जिस्ट करेंगे, ये गैप मौजूद होंगे, तो आपका कभी भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के एस्पेक्ट से ऑन द क्लाइंट साइड सक्सेसफुली रन नहीं होगा। दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो ये हमारा एक अभी इनिशियल स्टार्टअप ओवरव्यू है कि यूएमएल क्या है, उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, और हम अपने इस ओवरव्यू के अंदर यूएमएल की कौन कौन सी कैटेगरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग यूज केस डायग्राम से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, उसके हम डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे, डिटेल लेवल के ऊपर एग्जांपल देखेंगे, और फिर क्लास डायग्राम से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के डिस्कशन को मैं यहाँ पे फॉर्मली ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।